आपको अक्सर व बेशतर सुनने को मिलता है कि मेरे मोबाइल के अंदर एक मैसेज आया और उसमें मैंने एक इनाम जीता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जब उस इनाम के लिए उससे रब्ता किया तो कुछ पैसे मेरे अकाउंट से कम हो गए। ये सुनने को बहुत ज़्यादा है कि अब एक मैसेज पे कोई इनाम जीतता है, कोई ईमेल के ऊपर इनाम जीतता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कोई शख्स लेता है और लेने के बाद उसका मिसयूज़ करता है और उससे आपको नुकसान पहुँचाता है और आपके बैंक अकाउंट से और आपकी डिफ़रेंट जगहों से आपकी इन्फॉर्मेशन मूव हो जाती है और आपको वो लॉस का सामना करना पड़ता है। हम और आप इसी शहर के अंदर, इसी मुल्क के अंदर रहते हैं और यहाँ पे ख़ास तौर पे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जहाँ पे ऐसी वारदात हो रही होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सैयद उबैद अली जाफ़री साहब के साथ, जो कि एचबीएल के हेड ऑफ़ साइबर डिफेंस हैं और वो उनसे जानेंगे, समझेंगे कि हम अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं और उसका तरीक़ेकार क्या है कि हम अपने आप को सिक्योर भी करें और उससे आगाही भी ले सकें कि वक्त के साथ साथ जो एडवांसमेंट आ रही है, जो चेंजेस हो रही हैं, उनसे हमें आगाह रहना क्यों ज़रूरी है। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं। सर, बहुत शुक्रिया कामयाबी का सफ़र को ज्वाइन करने का, टाइम निकालने का बहुत मुश्किल से निकलता है, ख़ास तौर पे आईटी वालों के लिए और साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए तो सबसे मुश्किल तरीन काम है। सर, हर एक की जर्नी होती है। आप इस वक्त पाकिस्तान के एक टॉप बैंक के अंदर एक टॉप की पोजीशन के ऊपर लीड कर रहे हैं, लेकिन इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? क्या सोचा था कि हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर इस तरीके से अपनी चीज़ों के अंदर एक्सपेंशन करेंगे और पाकिस्तान के मेन बैंक्स के अंदर और रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जब जर्नी शुरू हुई थी, जब स्कूल कॉलेज से लेकर, क्या ऐसा सोचा था कि इस तरीके से इतने स्मूथली निकल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली स्कूल की जर्नी को अगर आप देखें तो हर किसी की स्कूल की जर्नी के अंदर एक टाइम ऐसा आता है जिसमें सीरियसनेस कम होती है पढ़ाई के अंदर, खेल कूद में दिमाग ज़्यादा होता है। तो मैं कोई ऐसा स्पेशल या कोई यूनिक स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक आम इंसान हूँ जिसका खेल कूद में ज़्यादा ध्यान, पढ़ाई में कम। 9th-10th के अंदर पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि बेटा तुम्हारे कैरियर का क्या होगा, तुम्हारी परसेंटेजेस बहुत कम आ रही हैं। तो जब मैट्रिक के एग्ज़ामिनेशन हुए और जब परसेंटेज आई तो बड़ी कम थी, वो 60s के अंदर थी। तो फिर पेरेंट्स परेशान हो गए कि बेटा अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, जो कि बात सही थी। फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला और बड़ी मुश्किल से उस सफ़र को जब कंटिन्यू किया तो उस वक्त भी सीरियसनेस बहुत ज़्यादा पढ़ाई में नहीं थी। इधर उधर की चीज़ों में ध्यान, खेल कूद में तवज्जो, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। और जैसे कि आम आजकल मैं दूसरे स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो मुझे कोई यूनिकनेस नज़र नहीं आती। मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। जब मैं कॉलेज के टाइम में गुजरा तो जब कॉलेज का रिज़ल्ट आया, व्हेन आई सॉ माई परसेंटेज, तो वो और मज़ीद कम हो गई। अब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि शौक बहुत था कंप्यूटर का, और वो थी 50s के अंदर। पहले थे मैट्रिक में 60s में और अब आ गई 50s में परसेंटेज। तो अब हम पहुंच गए कराची यूनिवर्सिटी अपनी 50% की मार्कशीट लेकर। तो कराची यूनिवर्सिटी ने बड़ा ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, यहाँ पर तो खद्दे लगे हुए हैं कि 90% के ये है रैक, 80% का ये है, और ये वो इस रैक्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला। फिर उसके बाद कई और यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में गया, वहाँ पे कोई एडमिशन ही ना मिले। फिर एक यूनिवर्सिटी ने देखा, वहाँ पे टीचर्स ने असेस किया, वहाँ से डायरेक्टर वहाँ के गुजर रहे थे। तो ही सॉ मी। उस वक्त थोड़ी सी आंखें भरी हुई थी। उस वक्त रियलाइज़ हो रहा था कि वाकई स्कूल में अम्मा अब्बा की बात मान लेते, कॉलेज में मान लेते तो आज अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता। सो वहाँ से वो डायरेक्टर गुजरे थे और मैं नहीं जानता था कि इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर। उन्होंने पूछा बेटा क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर ये मेरी डिग्री है और मेरी इस 50% आई हुई है। अगर मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, मुझे कई यूनिवर्सिटीज़ ने एप्टीट्यूड टेस्ट का फॉर्म भी नहीं दिया है, और अगर इस यूनिवर्सिटी ने मुझे फॉर्म नहीं दिया तो मैं डिप्लोमा कर लूँगा कहीं से जाके, मैं फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लूँगा। सो ही सेड कि अब मैं इस यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें, आई विल लुक इनटू इट एंड मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो 2 दिन बाद मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट का फॉर्म ले लीजिए। वाह। वो फॉर्म लेने के बाद मैं जब वापस यूनिवर्सिटी गया, फॉर्म फिल कर दिया, तो उस फॉर्म के बाद मैं टेस्ट में भी फेल हो गया जो एप्टीट्यूड टेस्ट था, क्योंकि मुझे मैथ नहीं आती थी, फिज़िक्स नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर, क्योंकि शुरू से शौक़ था
इंथुसियास्टिक था मैं अपनी फील्ड में, बचपने से बहुत ज़्यादा शौक़ था नेटवर्किंग का, कनेक्टिविटी का, सिस्टम कैसे बात करते हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उस वक्त मुझे जब बुलाया गया कि आप इंटरव्यू के लिए आए ज़रा यूनिवर्सिटी में, आपसे डायरेक्टर मिलना चाहते हैं, मैं मिलने के लिए चला गया। मैंने कहा बता दूंगा उनको कि सर शौक़ बहुत है, अगर एक मौका दें तो देख लूँगा। When I went to the university, met the director, तो मैंने सर आप यहाँ पे, आपसे तो मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिए थे। नहीं जी बेटा, मैं डायरेक्टर हूँ इस यूनिवर्सिटी का, कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस का। नहीं आपका बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट तो अच्छा नहीं हुआ है, बट स्टिल वी वांट टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, आप करके दिखाएं कुछ अगर कर सकते हैं। पहला सेमेस्टर मैथ के कोर्स, कंप्यूटर के कोर्स, कंप्यूटर में अच्छे नंबर आ गए, मैथ में फेल प्रोविजन में नाम आ गया। ये मेरी स्टोरी उन तमाम स्टूडेंट्स जो आज डीमोरलाइज हैं, डीमोटिवेटेड हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बुरी है। वो तो मुझसे बहुत अच्छी पोजीशंस में है। मतलब अगर वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर देखें, कंसिडर करें, और मैं अपना करूं, तो मेरा तो उनसे बहुत ज़्यादा बुरा टाइम गुजरा है। दे कैन मेक वंडर्स। तो उसी स्टोरी को अगर मैं कंटिन्यू करूं, तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे कंप्यूटर में तो बड़े अच्छे नंबर हैं, लेकिन यू आर वीक इन मैथ। मैंने कहा सर मैं इम्प्रूव कर लूँगा, मैं आगे किसी सेमेस्टर में पढ़ लूँगा, आप मुझे मौका दे दीजिए सर, मैं कंप्यूटर में आपको नाम जो है वो रोशन करके दिखाऊंगा। यूनिवर्सिटी का भी सर इंडिविजुअल होने के नाते मैं अपनी पूरी स्ट्रगल करूंगा। सो ही गेव मी अनदर चांस कि ठीक है सेकंड सेमेस्टर आ गया, अब तुम पढ़ो कंप्यूटर के कोर्सेज। सो आई अडॉप्टेड ऑल कंप्यूटर कोर्सेज। पहले सेमेस्टर के अलावा 38 कोर्सेज होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, जिसमें 8 कोर्सेज इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होते हैं, बाकी 30 कोर्सेज और हैं। 30 में से मेरे पास 26 कोर्सेज में शील्ड्स हैं, जिसमें मैंने जब प्रोजेक्ट्स बनाए थे तो उसमें मुझे शील्ड्स मिली थी, अवार्ड मिला था, अप्रिसिएशन मिली थी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि, और होता ये था यार उबैद ने कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, इसके साथ ग्रुप है, तो द वे ही इज़ डूइंग द प्रोजेक्ट वो बिल्कुल यूनिक है और कोई नई चीज़ लेकर आएगा। तो यूनिवर्सिटी में अगले 3 साल इस तरह से गुजरे। मैथमेटिक्स में डी ग्रेड आया था, क्लियर कर लिया था कोर्स, पढ़ लिया था। मैथ 2 में सी ग्रेड आया था, मगर कंप्यूटर में सारे ए ग्रेड्स आए थे, ए प्लस बी प्लस, इससे कम ग्रेड नहीं था कंप्यूटर में। सो टाइम इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी में इतना सीरियस हो गया था कि यूनिवर्सिटी का टाइम गुजारने के बाद व्हेन आई रियलाइज़ के वाकई अब इस फील्ड में बहुत सीरियस होना है, सो आई गॉट 3 CGPA इन माई यूनिवर्सिटी कैरियर। बहुत अच्छा टाइम गुजरा। देन माई फर्स्ट जॉब स्टार्टेड इन हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक एज आ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। एक बेसिक जॉब स्टार्ट करी थी, बड़ा खुश था मैं। 30,000 35,000 की पहली जॉब थी, मुझे बड़ी खुशी थी कि मुझे एक पहली जॉब मिल रही है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, मैथ नहीं पढ़नी होगी, फिजिक्स नहीं पढ़नी होगी, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी होगी, सो मशीन है और वो जो काम मैं करता हूँ उसी से रिलेटेड मुझे काम दिए जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती थी। पहला आई स्पेंड 2 years इन माई फर्स्ट जॉब। उसके बाद देन आई रिसीव अ जॉब फ्रॉम KPMG, ये एक मल्टी-नेशनल कंपनी थी, बिग 4 के अंदर इसका नाम जो है वो बड़ा फेमस है, 180 कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस है। सो देन दे कॉल मी कि आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्क विद KPMG। मैंने कहा मुझे पता नहीं है सर आपकी इदारा करता क्या है। मैं बिल्कुल ब्लैंक था, फील्ड में नया था, साइबर सिक्योरिटी में ज्वाइन किया था, पहली दफ़ा सिक्योरिटी में जॉब हुई थी। अच्छा जॉब भी इस वजह से हुई थी क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में टेली कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स में किया हुआ था ग्रेजुएशन। नेटवर्क्स में ग्रेजुएशन करने के बाद सिक्योरिटी की फील्ड उस वक्त इवॉल्व हो रही थी। मैं अपने आज बच्चों को बताता हूँ कि आई हैड स्पेंड द बेस्ट टाइम एवर। जो मेरे टेन्योर के लोग थे, 90s के जो लोग थे, उन्होंने बेस्ट टाइम गुजारा है। उन्होंने निंटेंडो भी देखा है, सेगा भी देखा है, उन्होंने ट्रांजिशन देखी है कंप्यूटर की। जब 80286 मेरे पास पहला सिस्टम था, फिर 80486 आया, फिर पेंटियम 1 2 3 4। इस ट्रांजिशन को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। मेरे बच्चों ने आज टैबलेट देखा हुआ है अपनी आंखों के सामने, आज सेलफोन देखा हुआ है। दे इवन डिडंट नो कि कहाँ से ये सिस्टम की जनरेशन शुरू हुई, पेंटियम क्या टेक्नोलॉजी थी, सिस्टम्स क्या थे। मैं नेटवर्क के अंदर आया तो मेरे पास केबल्स मैंने बनाना सीखी, केबल्स कैसे काम करती हैं, नेटवर्क सिस्टम कैसे काम करते हैं। मेरे बच्चों ने वायरलेस का दौर देखा आज की, अगर मैं आपको टेन्योर बताऊं तो। सो उस वक्त का जो टाइम था उसमें ना गूगल था, ना AI था, ना सिस्टम था। उस वक्त लोग थे और लोगों के पास टाइम बड़ा मुश्किल से मिलता था, तो उनके पास 1-1 घंटा बैठो, इंतज़ार करो, वो फिर एक चीज़ सिखाते थे। इस तरह से हमारी टाइम और लर्निंग गुजरी है और बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम गुजरा है। आज जो स्टूडेंट देख लेता है, इंसाइक्लोपीडिया एक सिंगल क्लिक के ऊपर मौजूद है।
वो इंसाइक्लोपीडिया पहले इतनी आसानी से नहीं मिलता था। लोगों के पास आपको वक्त गुजारना पड़ता था, उनको टाइम वो आपको देते थे, वो चीज़ें आपको सिखाते थे, बामुश्किल एक चीज़ बहुत मुश्किलों से सीखते थे आप। आज की तरह नहीं कि आज तो चीज़ें बस ओवर द वन क्लिक मौजूद हैं, आसानियाँ मौजूद हैं, एक नहीं तो कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। अब हमारे पास तो एक ही सोल्यूशन होता था, वो नहीं चल रहा तो उसको चलाना है कुछ भी करके, कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं होता था उस वक्त। दैट वाज अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम। यूनिवर्सिटी के बाद और जॉब्स को स्विच करते हुए व्हेन आई हैड अ चांस टू ज्वाइन KPMG, मैंने KPMG ज्वाइन कर लिया अल्लाह का नाम लेके कि ठीक है देखते हैं। वहाँ पे उन्होंने मुझे कंसल्टिंग के लिए मुझे कहा बेटा पासपोर्ट बनवाओ। मैंने कहा सर मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ। सो पहली दफ़ा पासपोर्ट बनवाया, ऑफिस गए, वहाँ पे पासपोर्ट वगैरह बनवा के दे टुक माई पासपोर्ट। पहले 10 दिन के बाद उन्होंने मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर दी कि आपको ओमान जाना है। नया मुल्क, नए लोग, मुझे नहीं जानता था मैं वहाँ पे लोग। सो आई वेंट टू ओमान। वहाँ पे मैंने अपना टाइम गुजारा, वहाँ पे असेसमेंट करी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड छोटे छोटे काम करने थे। उस वक्त टैलेंट कम था, लोग कम थे साइबर के, तो बाहर से कंसल्टेंट्स पाकिस्तान और इंडिया से लोग प्रेफर करते थे कि कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है, अफोर्डेबल भी है, और इनके लोग जो है वो अच्छा जो है वो प्रोडक्टिव वर्क करके देते हैं। सो आई वेंट टू ओमान, इजिप्ट, बहरीन, श्रीलंका, वेरियस कंट्रीज। आज उस पासपोर्ट के ऊपर दुनिया की मल्टीपल कंट्रीज, यू नेम अ कंट्री, उसका वीज़ा मौजूद है। एक टाइम गुजरा, KPMG ने इस तरह प्रमोट किया कि उन्होंने बाहर भेजा, उन्होंने भरोसा किया कि इंडिविजुअल पे कि ये जाएगा, ये कंपनी का भी नाम और अपना जो काम है ये वहाँ पे 100% देगा अपना। सो द ट्रस्ट दे हैड ऑन मी, वो उनको प्रूव करके दिखाया। अपने पूरे एफर्ट्स लगाए। KPMG के बाद देन आई हैड गॉट अ चांस टू वर्क इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। मैंने एक अलग पोर्टफोलियो, मैंने डिफरेंट पोर्टफोलियोज में काम किया। ये नहीं कि एक बैंक में हूँ तो बैंकिंग की ही फील्ड को फॉलो करते रहे। मैंने बैंक से कंसल्टिंग फर्म से फार्मास्यूटिकल कंपनी से फिर आई जॉइंड एंग्रो, एक बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी थी, वो बिल्कुल अलग थी। देन आई फ्रॉम एंग्रो आई जॉइंड HBL की प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स था। देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो इन HBL। इसका स्क्रूटनी प्रोसेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशंस, बहुत सारे मल्टीपल इंटरव्यूज के बाद आपका जो है वो फाइनल जो है वो अब आपकी जॉब के ऊपर जो है वो प्रोफाइलिंग होती है। HR के मल्टीपल इंटरव्यूज होते हैं, क्रॉस डिपार्टमेंट इंटरव्यूज होते हैं आपके। सिर्फ ऐसा नहीं है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपका इंटरव्यू लेगा, आपका इंटरव्यू IT भी लेगा, आपका इंटरव्यू HR भी लेगा, डिफरेंट फंक्शंस इंटरव्यूज, हर तरीके से जांचा जा रहा है, हर तरीके से जांचा जा रहा है। अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग। बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं सर के साथ। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक के जाने के बाद आके जानेंगे कि स्पैमिंग क्या होती है, जो स्पैम कॉल्स आती है, स्पैम मैसेजेस आते हैं, इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है और हमें बचना कैसे चाहिए। जाएगा नहीं, मुलाकात हो रही है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं उबैद अली जाफरी साहब। सर, आप अमेजिंग जर्नी आपने जाने से पहले शेयर की। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो स्पैमिंग वगैरह का सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ काम होता है। पाकिस्तान के अंदर अभी पिछले कुछ सालों में रिसेंटली वेव चली है। कोई फेसबुक की प्रोफाइल एक फ़ेक बना देता है, कोई आपके नंबर्स के ऊपर कॉल करके मैसेजेस करता है कि आप इनाम जीत गए हैं, तो आपको 1 लाख रुपए इनाम के तौर पे निकलें, और आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानता है। तो ये कैसे होता है सर? ये क्या चीज़ है स्पैमिंग, और ये हमें नुकसान किस तरीके से पहुंचा रही है? मुस्तकिल लोग इस स्पैमिंग का शिकार कैसे हो रहे हैं, और ये क्या चीज़ है इसके पीछे जो लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है? देखिए, पहले तकरीबन 5 साल पहले तक पाकिस्तान में कोई साइबर सिक्योरिटी का लॉ नहीं था। पूरी दुनिया में आ चुका है और उसको इम्पोज भी कर दिया गया, उस पर जो है वो सख्ती भी बरती गई। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 5 साल पहले तक ऐसा कोई कवानीन नहीं थे। और लोग पाकिस्तान की जो अगर आप ओवरऑल ऑडियंस देखें तो उसमें 25 से 30% लोग आपको जो है एजुकेटेड मिलेंगे। 70% ऑफ द जो यूथ है या जो जितने पाकिस्तान के अंदर आप बताएं कि लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। एक्सपेंसिव फ़ोन मौजूद है उनके पास आसाइशें हैं, लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं है चीज़ों की। ऐसे लोगों को हैकर्स या इंट्रूडर्स या वो लोग जो किसी गलत फहमी में मौजूद होते हैं, वो ऐसे मुल्कों को तलाश करते हैं कि
ऐसे मुल्क में लोगों को ट्रिक करना आसान होता है, उनको धोखा देना आसान होता है कि भाई इसको नॉलेज तो है नहीं, मैं ऐसा मैसेज क्राफ्ट करके भेज दूं, ऐसी कॉल कर दूं जिससे ये परेशान हो जाए और पैसे किसी तरह मुझे मिल जाएं जो कि उसको वापस ना मिलने हो और कोई रास्ता ही ना हो वापस रिटर्न होने का। तो इस तरह के लोगों को और इस तरह की कंट्रीज़ को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन कंट्रीज़ में एक है। अब उसमें डिफरेंट तरह से आजकल सोशल इंजीनियरिंग के अटैक्स किए जा रहे हैं, जिसमें स्पैमिंग का एक आपने जिक्र किया, जिसमें मैसेजेस को, इसको हम स्मिशिंग कहते हैं, SMS बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक। SMS भेज के कि आप ये फला इनाम आपका लग गया है, आपको ये पोंजी स्कीम्स को कि आपको इतना जो है वो प्राइज़ मिल गया है, आप इसको क्लेम कर लीजिए, आपका नाम हमारे पास रैंडमली कॉल आ गया है। और लोग अनफॉर्चुनेटली लोग उसमें इंफॉर्मेशन भी अपनी पुट कर देते हैं। आप जो है वो 1,000 रुपये सिर्फ जमा करा दीजिए और इसके बाद हम आपको 10,000 रुपये जो है वो फ़ौरन जो है वो कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कई लोग इसमें ट्रिक भी हुए हैं, धोखे में आ भी गए हैं और स्पैमर्स कंटिन्यूसली यही काम कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जब लास्ट 3 ईयर के एनालिसिस देखे, स्टैट्स देखे, उस पर एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये कहा कि देयर इज़ अ डायर नीड के इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए। इनकॉर्पोरेशन के अंदर इसमें फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन भी शामिल है, जिसके अंदर हम आज इसको बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि ये डेटा प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों में लोगों के साथ एग्री करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को इसलिए लिया है ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके। ये जो स्पैमर्स हैं, ये जो ट्रंक कॉल कर रहे हैं, ट्रंक मैसेजेस भेज रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, उन तक रसाई हासिल हो सके। अभी तक हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइटन टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। आज हमारे पास हार्डवेयर भी मौजूद है, रिसोर्सेज भी अब आ गई हैं और पाकिस्तान एक एवोल्यूशन को क्रॉस कर रहा है। इसमें थोड़ा सा मुश्किलात आएंगी। डिजिटल जो टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन है वो इतनी आसान नहीं है, मुश्किल दौर है, लेकिन पाकिस्तान अब इससे 2-4 है और इन चीज़ों को फेस करते हुए लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लेकिन इससे आप यकीन माने कि लोगों को पकड़ना आसान हो जाएगा। वो जो धोखेबाज हैं, वो जो फ्रॉडस्टर हैं, उनको तलाश करना, उन तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक रीज़न है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस पर इनिशिएटिव ले रही है। लोग जो दूसरे लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बना पा रहे हैं, अब उनके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। सर, यही चीज़ जो अमूमन एक शोर भी मचा हुआ था कि इंटरनेट स्लो हो गया और हम ब्राउजिंग नहीं कर पा रहे, तो क्या एक रीज़न ये भी है कि नई फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है और ताकि कम से कम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी सपोर्ट की जा सके ताकि इन स्पैमिंग से और इन चीज़ों से बचा जा सके? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ही है। पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। ये पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है ये काम, हर मुल्क में ये काम हो रहा है। तो उसमें पाकिस्तान ने थोड़ा लेट इस इनिशिएटिव को लिया है, लेकिन पूरी दुनिया में इस पर काम ही इस तरह हो रहा है कि तमाम लोगों का ट्रैफिक एक जगह से गुजारा जाए। इसी वजह से लोगों को थोड़ा सा लेटेंसी, डिले, एटेनुएशन और नॉइज़ का सामना करना पड़ रहा है। इसमें गवर्नमेंट आपके डाटा में इंटरेस्टेड नहीं है, बट समडे अगर कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है और उसमें कोई नंबर सामने आता है गवर्नमेंट के, तो वो नंबर जब फिल्टर आउट करते हैं आउट ऑफ 24 करोड़ नंबर्स, तो उस नंबर्स की एक्टिविटीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये नंबर सस्पिशियस एक्टिविटी में मुलव्विस तो नहीं है। और बेस्ड ऑन सर्टेन कीवर्ड्स, मखसूस लफ्ज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ये आइडिया करती है कि ये स्पेसिफिक नंबर किन किन एक्टिविटीज़ में ऐड है, कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो प्लान नहीं कर रहा, कोई गलत एक्टिविटीज़ तो प्लान नहीं कर रहा, कोई मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तो कोई चीज़ों को प्लान नहीं कर रहा। इस तरह से एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है। अब गवर्नमेंट को आपके डेटा से क्या रिलेशन, बट जो जिनकी इंटेल आ रही हैं, जिनकी फीड्स आ रही हैं कि भाई ये नंबर सस्पिशियस नंबर है, उनका ट्रैफिक मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अब उनको तो ये नहीं पता कि वो आपका नंबर है या मेरा नंबर है, उनको तो हर किसी का नंबर अपने पास रिकॉर्ड करना है, उसकी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करनी है। सो उन एक्टिविटीज़ के अंदर ऑल्दो वो बहुत डिटेल्ड एक्टिविटीज़ नहीं होती, बट
हाई लेवल एक्टिविटीज़ से आइडिया हो जाता है कि लोकेशन, आपकी जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, आपके इन्स एंड आउट, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या लोकेशंस आपकी मौजूद हैं, इनसे पता चलता रहता है कि ये जो बंदा था ये कराची में या पाकिस्तान में किन किन कोऑर्डिनेट्स पर मूव करता रहता है, इसकी फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज़ क्या है, सुबह शाम कहाँ कहाँ ज़्यादातर इसकी मूवमेंट है। इससे उस यूज़र को ट्रैक करना आसान हो जाता है। ये डेटा पॉइंट्स हेल्प करते हैं किसी इंडिविजुअल को ट्रैक करने में। अब वो इंडिविजुअल आप या मैं जो नॉर्मल ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। बिल्कुल। तो सर अगर हम स्पैमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ को कि कौन से 2-3 चीज़ें स्पैम हैं ऐसे समझते हैं कि हम स्कैम रन किए जाते हैं और वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी उसका शिकार होते ही होते हैं, वो बड़ा कॉमन है। और मेरे ख्याल में ऑडियंस भी बात से एग्री करेगी, अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उससे वो मोहतात हो सकते हैं, एक अच्छी अवेयरनेस चल सकती है। तो 2-3 ऐसी क्या चीज़ें जो आप समझते हैं, चाहे वो बैंकिंग के, क्योंकि पैसा ही सबसे पहले इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। तो OTP आ गया आपके पास, आप OTP नंबर हमें भेज दें वरना आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड हम ब्लॉक कर देंगे। तो कौन सी 2-3 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका शिकार मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज़ हैं? देखिए, हम एज अ बैंक भी इसकी अवेयरनेस देते रहते हैं अपने कस्टमर्स को SMS कैंपेन्स के थ्रू कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर ना करें। इसमें ना 2-3 पॉइंटर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। वो ये कि जो स्कैमर है ना, जब भी वो आपसे इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है तो वो उसमें आपको एक एट्रीब्यूट नज़र आएगा जिसमें अर्जेंसी दिखेगी कि उसको अर्जेंसी बहुत होगी। आप फ़ौरन OTP शेयर करते हैं मुझसे, क्योंकि OTP का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाता है। उसकी अर्जेंसी बता रही होगी आपको कि आप ये फ़ौरन दे दी इन्फॉर्मेशन वरना अभी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बस कुछ देर में हो जाएगा। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी के भाई ठीक है मैं दे देता हूँ, वाई ही इज़ आस्किंग दैट थिंग कंटिन्यूसली एंड इन अ अर्जेंट मैनर कि मुझे अभी के अभी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, आप ये फ़ौरन बताएं। दूसरी बात ये कि बैंक्स कभी भी आपसे आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या डेबिट कार्ड के नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट नहीं पूछते कि आप ये बताएं। हाँ, बैंक पूछ सकता है, आप लास्ट के नंबर बता दीजिए अपने, लास्ट के 4 डिजिट बता दीजिए, दैट्स इट। बैंक के पास तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है। बैंक कभी भी नहीं पूछता पूरा कार्ड नंबर शुरू से आखिर तक बताएं, एक्सपायरी बताएं, उसका मंथ बताएं एक्सपायर का। तो ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर यूज हो सकता है, ऑनलाइन परचेजिंग के अंदर आपका कार्ड यूज हो सकता है। यही तो 3 चीजें चाहिए। आपके पास एक 6 डिजिट का OTP आया हुआ है, आप ये बताएं। ये कभी भी बैंक नहीं पूछता कि मुझे OTP नंबर आप वेरीफाई करें। हमेशा बैंक अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन पूछता भी है, वैसे तो कभी भी नहीं पूछता, वेरिफिकेशन के लिए वो कहता है आप नंबर एंटर करें, बाय वर्बल वो कभी भी नहीं पूछता आपसे। सेकेंडली, आपके पास जो ये स्कैमर्स होते हैं इनके नंबर्स थोड़े से यूनिक होते हैं। इनके नंबर्स में कभी भी वो ऑफिशियल नंबर्स नहीं आते। ये नंबर्स इनके या तो फ़ोन नंबर्स होते हैं या लैंडलाइन नंबर्स होते हैं या इनके जो है सिस्टम जनरेटेड नंबर्स होते हैं। इससे ये आइडिया हो जाता है कि ये कॉल बैंक से तो नहीं आ रही है, ये कोई सिस्टम जनरेटेड नंबर है जिससे कॉल आ रही है, ये कोई बैंक प्रोवाइडेड नंबर तो नहीं है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बताई कि अगर वो यूनिक नंबर से कांटेक्ट कर रहा है और लोग जान जाएं और समझ जाएं और OTP का ख्याल कर लें तो कम से कम इस स्कैम का शिकार नहीं होंगे। और वो उस ट्रैप के अंदर फंसेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं सर उबैद के साथ। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने के बाद आके देखते हैं कि हम किस तरीके से पाकिस्तान में समझते हैं कि हम इन स्कैम से, इन स्पैम से बच सकेंगे और आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के क्या इनिशिएटिव्स आ रहे हैं और क्या लेने चाहिए जिससे पाकिस्तान को और सिक्योर और महफूज बनाया जा सके। जाएगा नहीं, मुलाकात हो रही एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं उबैद अली जाफरी साहब। सर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपने बताया कि भाई हमें इन स्पैम से, इन स्कैम से ख्याल करना चाहिए। लोग आपके डाटा को लेते हैं और आपसे, आप बैंक की तरफ से, फ़लाँ ABC किसी अथॉरिटी की तरफ से बनकर कॉल करते हैं कि भाई हम फ़लाँ जगह से बात कर रहे हैं और बड़ी इन्फॉर्मेशन उनके पास ये चीज़ें सारी होती हैं। आपने बताया कि फिर फायर वॉल भी हमारे यहाँ इंस्टॉल की जा रही है। हम थोड़ा सा लेट हैं बेशक, लेकिन हमारे यहाँ वो डिसीजंस हो गए हैं और उनके ऊपर काम हो रहा है। क्या समझ में आता है, डिजिटल एरा है, AI का दौर है, रोबोटिक वॉइस क्रिएट हो गई हैं, बॉट्स की शक्ल के अंदर लोग खुद कॉल मिला सकते हैं। तो कौन से चैलेंजेस हैं आप समझते हैं कि ये AI के इस नए दौर में जो अपने नए सर पे खड़ा है सामने और मुस्तकिल एडवांसमेंट आ रही है, मुस्तकिल,
तो वो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं और आने वाले वक्त में और ऑटोमेट हो जाएंगी और बहुत क्विकली सारी चीज़ों को चला जाएगा। तो आप समझते हैं कि आने वाले दौर में एआई के अंदर, इस एरा के अंदर कैसे मुकाबला पाकिस्तान कर रहा होगा और क्या क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए? देखिए, इनिशियली पाकिस्तान जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव्स में तो काम कर रहा है। कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो अभी तक पाकिस्तान ने स्टार्ट ही नहीं किए। मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो हमारा एक मुल्क जो है वो इस वक्त डिसेंट्रलाइज स्टेट में है। ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैं डिफरेंट फोरम्स पे ये बात बताता हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके को देखें तो उनका पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। इन केस अगर कोई साइबर वॉरफेयर की सिचुएशन आ जाती है कि बड़ा कोई वॉरफेयर की कोई नीड हो गई या कोई अटैक हो जाता है, तो जब वो नेशन की कोई सर्विस को बंद करते हैं तो उससे वो पूरा का पूरा सर्विस डाउन टाइम आ जाता है। एक मुल्क के अंदर आपका पासपोर्ट, आपका CNIC, एजुकेशन, मेडिकल, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। पाकिस्तान में ये चीज़ डिसेंट्रलाइज्ड है। NIC अलग है, पासपोर्ट अलग है, सब चीज़ें अलग अलग कनेक्टेड है। सो कोई सिस्टम अगर गॉड फॉरबिड इम्पैक्ट भी हो जाता है तो उससे पूरा का पूरा सिस्टम डाउन नहीं होगा आपका। लिमिटेड सर्विसेज इम्पैक्ट होंगी। ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। मतलब अच्छी बात तो ये है कि आपका एक स्पेसिफिक चंक जो है वो फेल हो जाएगा, बाकी आपकी चीज़ों को इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन इससे दूसरा जो एक एंगल है वो ये है कि आपके पास जो है वो सर्विलेंस ख़त्म हो जाएगी यूज़र की, कि आपकी कितनी चीज़ों में वो कनेक्टेड है। वो डिसकनेक्टिविटी का फैक्टर थोड़ा सा रहेगा। सेकेंडली, पाकिस्तान अब इस ऑटोमेशन के इनिशिएटिव पे काम कर रहा है। काफ़ी चीज़ों में इसमें काम हो रहा है। फायरवॉल का जैसे एक एग्जांपल दी, इसके साथ साथ बिल्स पास हो गए हैं साइबर सिक्योरिटी के, साइबर क्राइम्स के। इसके साथ साथ आपके पास वेरियस इदारे हैं जो अब साइबर की कंप्लेंट्स को अपने पास फाइल कर रहे हैं। लोगों के साथ जो फ्रॉड, फोर्जरीज हो रही हैं उसको सीरियस ले रहे हैं। प्लस ये कि इस इनिशिएटिव के साथ पाकिस्तान जो है वो डेटा सेंटर्स को इन्हांस कर रहा है, अपने पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ा रहा है। NASTP का जो प्रोजेक्ट बना है तो उसके ऊपर भी काफ़ी टेक्नोलॉजी स्टैक को मोटिवेशन मिल रही है। काफ़ी इदारे जो है इसके ऊपर जो है इस इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं कि हम जो है वो टेक्नोलॉजी को किस तरह ग्रूम करें। पाकिस्तान में भी पहले बाहर के इदारे इन्वेस्ट नहीं करते थे, टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व नहीं होती थी। अब टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान में वेरियस कंपनीज जो सर्विस प्रोवाइडर हैं अब वो पाकिस्तान में आके काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स दोबारा कॉल कर रहे हैं। पहले हमने आपसे 1 साल पहले, 2 साल पहले चले गए थे सब लोग। अब साइबर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो है वो जैलिन हो रहे हैं कि चीज़ों को प्रमोशन मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है। आहिस्ता आहिस्ता बजट्स दोबारा निकल रहे हैं। पहले बैंक्स के पास, ऑर्गेनाइजेशंस के पास बजट नहीं होते थे, अब बजट्स भी हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है वो स्पेस भी है काम करने का। सो पाकिस्तान इज़ बिकमिंग अ न्यू इवॉल्विंग मार्केट फॉर साइबर सिक्योरिटी। राइट, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छा है कि अगर प्रोसेसेस आसान हो जाए और हमारे यहाँ एडवांसमेंट और एवोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा काम होना शुरू हो जाए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को भी सिक्योर कर सकें और इंटरनेशनल मार्केट के साथ भी सही तरीके से काम कर सकें और उस चीज़ को बढ़ा भी सकें अच्छे तरीके से। अगर हम यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबको IT वाली साइड पे जाने का पैशन है, सबसे टॉप पे बंद होती है। तो लास्ट में कोई मैसेज आप समझते हैं यूथ के लिए कि देखो साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑप्शन निकलते हैं? लोग पूछते हैं कि स्कोप किस चीज़ का है, जब हम बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है अनफॉर्चुनेटली कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप ना कि सिर्फ IT की टीम के साथ काम कर सकते हैं बल्कि आप बेतहाशा डोमेन्स के अंदर अपना इनपुट, चाहे आप FMCG से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप फार्मा से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप ऑयल एंड गैस और पाक सुजुकी, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ डिजिटल आएगा वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इन्वॉल्व होगी क्योंकि उसके डाटा की सिक्योरिटी। देखें, इसमें ना मुझे यूथ से एक शिकायत है, ये थोड़ा सा हार्श वर्ड है। वो ये कि वो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि हमें IT में आना है, हमें साइबर सिक्योरिटी में आना है। यूथ ने एज अ यूथ नेशन के लिए क्या किया, ये मेरा सवाल है। मतलब आप अगर एक मेडिकल का प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ IT के प्रोजेक्ट बनाते हैं, सो एज अ यूथ आपने उन IT के प्रोजेक्ट को किसी गिटहब पे, किसी रेपोजिटरी पे अपलोड किया, आपने अपनी कंट्रीब्यूशन करी कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब गवर्नमेंट की बारी है या अब उस ऑर्गेनाइजेशन की बारी है। एज अ यूथ आपने भी तो उस प्रोजेक्ट को अपनी यूनिवर्सिटी में दिखा के अपने नंबर लेके उसको बंद कर दिया और वो किताबों के अंदर रखा हुआ है। लोगों को पता ही नहीं कि आपने क्या किया हुआ। सो किसी को बताने के लिए आपने उस प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी करी। फ्री फोरम्स अवेलेबल हैं, हज़ारों फोरम्स।
क्या वो किसी फोरम में ऐड है? आपने एक सीवी में एक लाइक लिख दी कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ, उस प्रोजेक्ट की एप्लीकेबिलिटी कोई देखना चाहे उस प्रोजेक्ट को तो कहाँ देखेगा? सही बात है। तो क्या हमने, ये मेरा अपने आप से उस यूथ से सवाल है कि क्या हमने अपना पूरा किरदार अदा किया है एज एन इंडिविजुअल या एज अ प्रोफेशनल कैंडिडेट साबित होने के लिए? हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या अपनी फील्ड में? मैं अगर ये कहूँ कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं अपनी पब्लिकेशंस की बात बताऊँ, मेरे आज से 5 साल पहले मेरी भी कोई पब्लिकेशन नहीं थी। मेरी एक इंटरनेशनल स्पीकर से मुलाकात हुई और उससे मुलाकात मेरी ज़िंदगी की वो ऐसी शॉकिंग वो था कि आई ओपनिंग था मेरे लिए। उसने मुझसे जब मुलाकात करी तो उसने मुझसे जो सवाल किया, उस सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। जब उसने मुझसे सवाल किया तो उसने मेरा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का बैकग्राउंड नहीं पूछा। उसने मुझसे सवाल किया, आपके कितने फॉलोअर्स हैं? अच्छा। आपके कितने यूट्यूब के चैनल्स हैं? आपका कितना लिटरेचर लोगों से आप जो शेयर्ड है, लोग उससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं? मेरे पास उसका जवाब नहीं था। ना मेरे पास लिटरेचर था, ना मेरे पास आर्टिकल्स थे, ना मेरे यूट्यूब के ऊपर चैनल्स थे, ना मेरी कोई इंसाइक्लोपीडिया था जो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, ना ही मेरी कोई रिसर्च और प्रोजेक्ट्स थे। उस 5 साल के टेन्योर में जो मैंने इतना काम किया, इतनी रिसर्च, इतने आर्टिकल्स पब्लिश किए कि कल को अगर वो बंदा मुझसे दोबारा मिल जाए तो मेरे पास कम से कम उसको बोलने के लिए कोई जवाब तो हो। तो मैंने इसलिए कंट्रीब्यूशन करी। और ये मैं भी वैसे ही था जो आज इंडिविजुअल्स हैं। मुझे सिर्फ मैसेज ये कि प्लीज़ आप जिस फील्ड में भी हैं, आप आईटी में आना चाहते हैं, आपने आईटी से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, आप उसमें को कंट्रीब्यूट करें, उसको फोरम्स पे लेकर आएँ, उसकी पब्लिसिटी करें। बहुत लोग जो हैं आपके प्रोजेक्ट्स की बेसिस पर आपको जॉब्स ग्रांट कर सकते हैं, आपके आइडियोलॉजी की बेसिस पे कि यार इसने अपनी ग्रेजुएशन में ऐसा आइडिया सोच लिया था जो हम आज भी नहीं सोच पा रहे हैं। हमें इस आइडिया के ये 4 कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आए तो इसको हम अपने पास प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। वो आइडिया, वो प्रोजेक्ट उसकी ग्रेजुएशन के साथ दब गया क्योंकि उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया। सही बात। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है उन इंडिविजुअल्स से, उन स्टूडेंट्स से कि आपने जो वर्किंग करी हुई है, जो मेहनत की हुई है, उसको निकालें और उसको डिफरेंट फोरम्स पे पब्लिश करें। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है एंड वी डू रिस्पेक्ट दैट टैलेंट। उस टैलेंट को कम से कम किसी जगह पे पब्लिश तो करें। वाह, बिल्कुल सही बात है। और उसी तरीके से तो आप एक पोर्टफोलियो दूसरों के सामने लेके आ सकते हैं। आपको भी कोई सर्च कर सकता है, किसी टैलेंट को जो कोई हंट कर रहा है exactly. उसको भी वो चीज़ मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत पॉजिटिव साइड है। बहुत शुक्रिया वैद भाई टाइम निकालने का और कामयाबी के सफ़र के अंदर आने का। बहुत ज़्यादा अच्छी इंसाइट्स दी जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर अडॉप्ट करें अगर ना, तो कई चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं। अगर हम देखें ना, हमारे पास डिवाइस है, मोबाइल है, हम यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम पीसी कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये मशीन ऑटोमेटिकली आपको सिक्योर नहीं कर सकती। कुछ जिम्मेदारी हमारे एंड पे आती है। जहाँ उनके अपने अंदर फायरवॉल लगे होते हैं वो एक लिमिटेड सिक्योरिटी दे सकते हैं। हमारे लिए समझ के लिए ज़रूरी है कि हमें अपने मोबाइल को कैसे यूज़ करना है, हमें अपने बैंक कार्ड्स को कैसे यूज़ करना है, हमें अपने पीसी और लैपटॉप्स को कैसे यूज़ करना है और उसमें सिक्योरिटी क्या होती है। तो इसलिए ज़रूर समझें और दूसरों को भी सिखाइए और इन्फॉर्मेशन को फैलाइए। इसी तरीके से हम सब अपने आप को भी सिक्योर कर सकते हैं और दूसरों को भी चाहने वालों को भी सिक्योर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए डॉक्टर मोहसिन को कामयाबी का सफ़र से। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले हफ्ते एक नए केस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।